गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 4, पाठ का नाम करुणामूर्ति मदर टेरेसा, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट डे। तो उसमें क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, जो हमारे न्यू ज्वाइनर स्टूडेंट्स हैं उसको हम कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं कि रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट डे क्या पढ़ा था। ठीक है, तो करुणामूर्ति मदर टेरेसा जी के बारे में हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है और आज कितना आगे पढ़ना है मुझे। तो इसके पहले हम लोगों ने करुणामूर्ति मदर टेरेसा का नाम सभी लोग जानते हैं। करुणामूर्ति मदर टेरेसा जो है यूरोप के यूगोस्लाविया में इनका जन्म जो है 26 अगस्त 1910 में हुआ था, एक साधारण व्यवसायी के घर में, यानी इनके पापा एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। ये बहुत बचपन में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। अपने माइक्स को ऑफ कर दीजिए जिन लोगों ने भी ऑन कर रखा है। ओके, तो इन्होंने जो है किसी ने सोचा नहीं था कि जो बालिका ने जिसने जन्म लिया है वह जो है जो आगे चलकर वो पूरे संसार की एक मदर बनेगी, माँ बनेगी, वात्सल्यता की एक करुणामूर्ति की, करुणा की, दया की एक मिसाल कायम करेंगी। ठीक है, आगे चलकर जब 1929 में इनको इंडिया की लॉरेटो बहनों के नाम से प्रसिद्ध दोनों बहनों ने इनको यूरोप से भारत बुला लिया था। 1929 में 1929 में इनको भारत बुला लिया था। उस समय उनका नाम एग्नस हुआ करता था। एग्नस जब काफ़ी कार्यों में जो है आगे यहाँ पर कलकत्ता में एक स्कूल हुआ करता था जो कि काफ़ी संभ्रांत परिवार के, जो रिच परिवार होते हैं, काफ़ी अमीर घर के लोग होते हैं, उनकी लड़कियों के लिए गर्ल्स एजुकेशन के लिए उस स्कूल की स्थापना की गई थी। वहीं पर लॉरेटो बहनों के कहने पर आ जाती हैं और वहीं पर वो शिक्षिका बन जाती है, टीचिंग का काम करने लगती है। ठीक है, तो आगे चलकर वो टीचिंग का तो काम करती है, लेकिन विंडो के बाहर से जो लोग गरीब, दुखी, विपन्न लोग जाया करते थे तो वह उनको देखकर काफ़ी दुखी हुआ करती थी। और जैसे उनको विद्यालय से जिस दिन अवकाश मिलता था, जिस दिन छुट्टी रहती थी, उस दिन वह उन लोगों की मदद करने के लिए पास ही में एक मोती झील नामक झुग्गी यानी स्लम एरिया था, वहां पर जा करके वह स्लम एरिया के उस एरिया के बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। ठीक है, आगे चलकर इसी क्रम में वह एक ऐसा काम करती है कि एक महिला होती है, महिला रोगिणी होती है, पेशेंट होती है, उसकी हालत इतनी पैथेटिक, इतनी खराब अवस्था में होती है कि उसके शरीर को चूहे और चींटों ने खा लिया होता है, कुतर लिया होता है। वह उस महिला को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, उसे एडमिट कराने के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती हैं, आग्रह करती हैं, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना किया जाता है। जब वह अपने यहाँ एडमिट करने से उन लोगों को मना करती हैं तो जो है, लेकिन वह प्रण किए रहती हैं कि मैं इस महिला को इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। डॉक्टर्स जब देखते हैं कि ये जो मदर टेरेसा है काफ़ी जिद किए हुए बैठी हैं कि इनको यहीं पर एडमिट कराएंगी, तब वो क्या करते हैं, उनको एक चटाई दे देते हैं और उसी पर उस महिला रोगिणी को वह लिटा देती है। 3 घंटे बाद उस महिला पेशेंट की डेथ हो जाती है। तभी वह अपने मन में ठानती हैं कि आज के बाद मैं प्रण करती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी कोई तीमारदारी करने वाला नहीं होता, रखवाली करने वाला नहीं होता है, तो उनके लिए इस भारत में ऐसे संस्थाएं बननी चाहिए जहां पर ये लोग रह सके। इनकी तीमारदारी के लिए लोगों को नियुक्त किया जाए, लोगों को रखा जाए और इन लोगों से कोई भी पैसा भी ना लिया जाए। तब होता यह है कि नगर पालिका के सहयोग से शहर के बाहर 3 धर्मशालाएं काफ़ी जीर्ण शीर्ण यानी काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में थी, जो कि इन्हें दे दी जाती हैं। और वहीं से निर्मल हृदय
यानी ऐसे निर्मल हृदय संस्थाओं के नाम है, ना कि वो जो हमारा हार्ट होता है उसकी बात हो रही है। निर्मल हृदय संस्थाओं की बात हो रही है कि जो अनाथ लोगों के लिए या रुग्ण लोगों के लिए जो इस्टेब्लिश्ड किए गए थे, उन संस्थाओं को जो है निर्मल हृदय के नाम से जाना गया। आइए, इतना तो हम लोगों ने लास्ट वीक, मतलब लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं जो है, क्या पढ़ते हैं कि जो है उसमें जो मदर टेरेसा थी वो अपने सामाजिक कार्य को, समाज सेवा को कैसे कंटिन्यू करती हैं, लोगों का सिलसिला और कितने कंट्रीज में होता है, क्या करती है, आज देखते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको, काफी टाइम वेस्ट होता है। आप नहीं, कोई मत पढ़िए, मैं पढ़ूंगी। कोई भी नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ रही हूँ। चलिए, नीली किनारी की सफेद साड़ी पहने परंपरावादी महिला के समान सिर ढांपे कलकत्ता की गलियों में बिना धन, बिना संगी साथियों और सहायकों के घूम रही छोटे कद की यूरोपियन महिला को घूमते देखना एक अपूर्ण और अविश्वसनीय दृश्य होता होगा। परंतु शीघ्र ही कलकत्ता के लोग समझ गए कि यह महिला संपूर्ण त्याग, लगन और निस्वार्थ भावना से दीन दुखियों की सेवा करती हैं। धीरे धीरे उन्हें सहयोग प्राप्त होने लगा। एक दिन किसी ने श्यामपट दान में दे दिया, तो दूसरे ने खड़िया मिट्टी दे दी। फिर लोरेटो की कुछ शिक्षिकाएं भी साथ आ गई। एंजेलिना के नाम से जो आईडी, अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए आप। फिर तो विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, निर्मल हृदय आवास आदि बनते गए। ओके, एक इसमें टर्म आया है परंपरावादी होना। क्या आप जानते हैं कि परंपरावादी होना क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परंपरावादी? कोई? अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि परंपरा का क्या मीनिंग होता है? परंपरा का पालन करना, पहले परंपरा का मीनिंग तो ओके 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 इसके पहले यानी मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो आप लोगों को याद है। खैर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इंडियन परंपरा क्या है? साड़ी पहनना। इंडियन परंपरा क्या है? साड़ी पहनना। अब इसमें कहा जा रहा है कि वो सफेद साड़ी पहने हुए, उसकी जो बॉर्डर होता था उसमें ब्लू कलर की लाइनिंग रहती थी। ठीक है, तो जो एग्नेस थी, यानी जो मदर टेरेसा थी, क्योंकि वो यूरोपियन महिला थी। अपनी माइक जिन लोगों ने ऑन कर रखी है प्लीज ऑफ कर दीजिए। यूरोपियन महिला थी और यूरोप में साड़ी का कल्चर, साड़ी की परंपरा, साड़ी बांधने की परंपरा नहीं है। यदि वो इंडिया में ही रहती और स्कर्ट पहन के, जींस पहन के रहती, तो कोई भी उनको ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं था कि ये कोई ऑब्जेक्शन करता, क्योंकि उनकी जो परंपरा थी स्कर्ट पहनना, या उनके देश की जो ये परंपरा। लेकिन इंडियन परंपरा है साड़ी बांधना, तो वह हमारी संस्कृति में आई थी यूरोप से, और उन्होंने हमारी संस्कृति को अडॉप्ट किया, हमारी परंपराओं को अडॉप्ट किया। परंपराओं के साथ साथ वो साड़ी बांधती थी, और साड़ी बांधने के साथ जिस तरीके से जो पुरानी महिलाएं हुआ करती थी, उनका सर कभी नहीं दिखता था, सर को वो ढके रहती थी, उसी तरीके से वह अपने सर को ढके हुए रहती थी। और उनके जो इस जो है पैराग्राफ में उनके हाइट के बारे में और उनके कार्यों के बारे में बात हो रही है कि वह छोटे कद की एक सामान्य सी महिला दिखती थी, और कलकत्ता के गलियों में वह घूमा करती थी, टहला करती थी कि शायद कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसको कि ज़रूरतमंद हो, तो मैं उसकी जो है मदद कर दूं। ये देखना, ऐसी महिला को देखना कलकत्ता के लोगों के लिए एक आम बात हो गई थी, और उनके लिए आश्चर्यजनक बात भी हुआ करती थी कि एक अंग्रेज महिला, एक यूरोपियन महिला भारत में साड़ी बांधकर इधर उधर टहला करती हैं। लेकिन धीरे धीरे इस क्रम को वह तोड़ती नहीं है। आगे चलकर लोग, कलकत्ता जो निवासी थे, उन लोगों ने इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लिया कि ये जो महिला है, इनका कोई स्वार्थ नहीं है अपना, यह लोगों की
निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती हैं। आगे चलकर इनकी उसी लगन को देखते हुए लोगों को शिक्षित करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, निसहाय लोगों को अपने घर में बुलाना, संस्थाएं खोलना। तो आगे चलकर लोगों का कारवां इनके साथ कैसे जुड़ता है। कुछ लोग इन्हें शिक्षित, लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि लोगों को शिक्षित भी किया करती थी, जैसा कि पहले वाले पैराग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा कि मोती झील एरिया में, स्लम एरिया में जाके लोगों को शिक्षित करती थी। उसी सिलसिले में, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, ये ऐसे ही आ गई थी लोगों की सेवा करने के लिए, एक लगन थी इनमें। तो लोगों ने धीरे धीरे करके डोनेशन देना शुरू किया। किसी ने ब्लैक बोर्ड दे दिया, यानी श्यामपट दे दिया, किसी ने चौक दे दिया, किसी ने खड़िया दे दिया। इसी क्रम में जो लोरेटो की जो टीचर्स थी, उन्होंने भी आकर जो है सहयोग किया। इसी क्रम में इन्होंने इतना उस संस्थाओं को आगे बढ़ाया कि इन्हीं के प्रयास स्वरूप औषधालय, यानी जहाँ पर मेडिसिन मिलती हैं, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल्स खुल गए, निर्मल हृदय यानी ऐसे आवास खुल गए जहाँ पर जो अनाथ लोग होते हैं, रोगी लोग होते हैं, कुष्ठ रोगी लोग होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल्स खुल गए। किसकी मदद से? इन्हीं जो है मदर टेरेसा जी की मदद से खुल गए। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला पैराग्राफ हम लोगों का क्या है। पर यह तो महान सेवा व्रत का प्रारंभ था। मदर का सेवा आंदोलन ऐसे ही विस्तार पाता गया जैसे छोटे छोटे नगण्य स्रोत मिलकर महानदी का रूप ले लेते हैं। उनका रोपा छोटा सा पौधा एक विशाल वटवृक्ष बनकर आज विश्व भर के रुग्ण, विकलांग, विक्षिप्त, अनाथ और परित्यक्त बच्चों को छाया दे रहा है। इस वटवृक्ष की जड़ें विश्व के 123 अर्थात 123 देशों में विद्यालयों, अनाथालयों, पुनः स्थापना केंद्रों, शिशु भवनों और विद्यालयों के रूप में फैली है। देशों में भी मदर टेरेसा की करुणा का कृपा प्रसाद लोगों को मिलता है। लंदन में वाटरलू पुल के नीचे गद्दों पर सोने वाले गरीबों या पोप की पवित्र नगरी वेटिकन सिटी के निर्धन, मदर टेरेसा ने उन्हें भी दिन में एक बार गर्मा गर्म भोजन देने की व्यवस्था की है। ठीक है, अब इसमें यह बताया जाएगा कि उन्होंने इंडिया के साथ साथ 123 कंट्रीज में, 123 देशों में जो इसमें कई टर्म्स हैं चिल्ड्रन, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उनको मैं बताती हूँ, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आप लोग जान पाओगे कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जो पुनः स्थापना केंद्र है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। पुनः स्थापना केंद्र, ओके। पुनः स्थापना केंद्र को अंडरलाइन कर लीजिए। लाइन आपको जब पढ़ते हैं तो आपको क्या ऐसे ही पढ़ते रहते हैं क्या? कहाँ पर है ये?